हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी पर। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रीवियस टेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस और ये है हिस्ट्री का 9th पार्ट। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को चेक नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। और साथ ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी कहाँ की राजधानी है? ऑप्शंस है हमारे पास इस्लामी राज्य, यायावर राज्य, विजयनगर साम्राज्य या फिर रोमन साम्राज्य। करेक्ट आंसर है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। वर्तमान में कहां पर है? ये कर्नाटका में है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर की थी। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन थे? कृष्णदेव रॉय थे, जो कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर के कंटेम्परेरी हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया है। और ये 4 वंश कौन कौन से हुआ करते थे? एक है संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अराविडु वंश। सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन सा है। तो सबसे लास्ट में किसने रूल किया है? अराविडु वंश ने रूल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसके काल में हुआ है? ऑप्शंस है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ है। और अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो इन्होंने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ये जो चाणक्य थे इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है कौटिल्य और इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त भी। चाणक्य ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र नाम देख के ये बिल्कुल भी नहीं समझना है आप लोगों ने कि इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, नहीं। ये जो अर्थशास्त्र है ये किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? तो ये है राजनीति से संबंधित। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे खुद जैन धर्म के अनुयायी थे और इनको भद्रबाहु ने जैन धर्म में दीक्षित किया था। इसी के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से प्राण त्यागे थे। संलेखना या संथारा जैन धर्म से रिलेटेड है। क्या होता है संलेखना विधि में? तो उपवास के द्वारा प्राण त्यागने की विधि है संलेखना, इसी को संथारा भी बोला जाता है। बस डिफरेंस ये है कि जो दिगंबर संप्रदाय वाले हुआ करते थे वो संलेखना विधि बोलते थे और जो श्वेतांबर वाले हुआ करते थे वो संथारा वर्ड का यूज करते थे, लेकिन काम एक ही है, क्या? उपवास के द्वारा प्राण त्यागना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? ऑप्शंस है हमारे पास मदन मोहन मालवीय, बाबा आमटे, स्वामी विवेकानंद या फिर जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, शाहजहां, बाबर या फिर अकबर। करेक्ट आंसर रहेगा अकबर। आगरा का लाल किला किसने बनवाया है? अकबर ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया है तो ये बनवाया गया है शाहजहां के द्वारा। और आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। और आगरा को सिकंदर लोधी ने 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी भी बनाया था। तो सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की है 1504 में, लेकिन राजधानी कब बनाया है? 1506 में बनाया था सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? ऑप्शंस है हमारे पास सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। और करेक्ट आंसर क्या रहेगा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता का नाम क्यों फेमस है? तो उषा मेहता ने बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी, जिस वजह से ये काफी फेमस हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही एक नया धर्म था जो कि किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शंस है हमारे पास अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर बाबर। करेक्ट आंसर रहेगा अकबर। दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू किया। डेट ध्यान रखनी है, डेट पूछी जाती है कि कब शुरू किया गया था दीन ए इलाही धर्म। तो ये जो दीन ए इलाही धर्म था इसी को तौहीद ए इलाही या दैवीय एकेश्वरवाद भी बोला जाता है। और एकमात्र हिंदू जिन्होंने इस दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था वो कौन थे? वो थे बीरबल। एकमात्र हिंदू जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया था वो कौन थे? बीरबल हुआ करते थे। और बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास है। और अकबर के दीन ए इलाही धर्म को स्मिथ ने क्या कहा है? तो स्मिथ ने अकबर के धर्म को लेकर एक स्टेटमेंट दी है। स्मिथ ने क्या कहा कि अकबर का ये दीन ए इलाही धर्म उनकी बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि मूर्खता का परिचायक है या परिणाम है। ये स्टेटमेंट किसकी थी? तो स्मिथ ने कहा है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था? ऑप्शन है 12 फरवरी 1922 को, 13 अप्रैल 1919 को, 5 फरवरी 1922 को या 3 फरवरी 1922 को। करेक्ट आंसर रहेगा 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में ही महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया गया था। और अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन के बारे में तो ये आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। और जब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को शुरू किया तभी उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित रहेगा। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने ये कहा कि जितनी भी उपाधियां अंग्रेजों के द्वारा दी गई है उन सारी उपाधियों को वापस किया जाए। और महात्मा गांधी ने भी ये काम किया। महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सहयोग करने पर केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसे कि गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस किया था। और ये जो आंदोलन वापस लिया गया था ये लिया गया था चौरा चौरी की घटना के बाद। और ये घटना कब और कहां पर हुई है? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी चौरा चौरी की घटना। ये जगह कहां पर है? गोरखपुर यूपी में। कहां पर है ये जगह? तो गोरखपुर यूपी में है चौरा चौरी की घटना। यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब आंदोलनकर्ता शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे तो वहां पर पुलिस कर्मियों ने आंदोलनकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। और इसी से गुस्से होकर आंदोलनकर्ताओं ने क्या किया? पुलिस थाने में आग लगा दी थी। और जब पुलिस थाने में आग लगाई गई तो इसी दौरान 22 पुलिसकर्मी वहां पर मारे गए। और इसी घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर इनमें से किसके बने होते थे? ऑप्शन है पत्थर, ईंटे, लकड़ी या बांस। करेक्ट आंसर रहेगा ईंटे। हड़प्पा सभ्यता के घर पक्की ईंटों के बने हुए होते थे। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला नगर हड़प्पा था। और इसी के नाम पर सभ्यता का नाम भी क्या पड़ा है? फिर हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। अगर हम बात करें हड़प्पा की खोज के बारे में तो हड़प्पा की खोज 1921 में 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। और ये हड़प्पा नगर वर्तमान समय में कहां पर है? तो ये है पाकिस्तान में। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास कुजुल कड़फिसिस, हर्षवर्धन, कनिष्क या फिर भागभद्र। करेक्ट आंसर रहेगा कनिष्क। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क था, जो कि 78 एडी में 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और राज्यारोहण के अवसर पर ही इसने शक संवत चलाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि शक संवत किसके द्वारा चलाया गया है और कब चलाया गया है? तो शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण वंशी शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया है। और भारत सरकार के द्वारा भी कौन सा कैलेंडर यूज किया जाता है? तो शक संवत ही यूज किया जाता है। इसके अलावा कनिष्क के समय में ही पहली शताब्दी ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और ये चौथी बौद्ध संगीति कहां पर बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी कश्मीर के कुंडल वन में।
और इसी के साथ साथ चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर अध्यक्ष हुआ करते थे वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति के दौरान, और इस चौथी बौद्ध संगीति के दौरान उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था अश्वघोष को। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा है? ऑप्शंस है हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1999, भारत सरकार 1999 नहीं होगा, यहाँ पर 1919 होगा। भारत सरकार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, रेगुलेटिंग एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। करेक्ट आंसर रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर हम बात करें तो यह अधिनियम संविधान का मुख्य स्रोत माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे संविधान में बहुत सारी बातें इस अधिनियम से ली गई है। और इसी के अलावा इसी अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों का द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, और इस द्वैध शासन को अब कहां पर लागू कर दिया गया था? केंद्र में लागू कर दिया गया था। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना और साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? ऑप्शंस है हमारे पास रोपड़, लोथल, कालीबंगा या सुरकोटदा। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइट्स के बारे में। पहली बात तो ये कि ये चारों की चारों साइट्स कहां पर है? भारत में है। रोपड़ की अगर हम बात करें तो रोपड़ है पंजाब में। और कौन सी नदी के किनारे है ये रोपड़? तो रोपड़ है सतलुज नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है ये? सतलुज नदी के किनारे है रोपड़। रोपड़ की जब खुदाई की गई तो यहां से हमें एक कब्रिस्तान में, एक कब्र में मानव और कुत्ते के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। सेकेंड साइट है यहाँ पर लोथल। लोथल कहां पर है? तो लोथल है गुजरात में। क्यों फेमस है लोथल? तो ये है भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह या डॉकयार्ड कौन सी है, तो वो लोथल रहेगी। इसी के साथ साथ लोथल से हमें चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा मीनिंग क्या हुआ? काले रंग की चूड़ियां। कहां पर है ये कालीबंगा साइट? तो ये है राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे है ये। कौन सी नदी के किनारे है ये? घग्गर नदी के किनारे। और यहां से हमें क्या मिला है खुदाई करने पर? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और ये लोथल कौन सी नदी के किनारे था? तो ये था भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट है हमारे पास सुरकोटदा। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? सुरकोटदा। कहां पर है ये सुरकोटदा? तो सुरकोटदा है गुजरात में। यहीं से हमें घोड़े की हड्डियां मिली है। और अगर हम बात करें कि भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा पुरास्थल यानी कि साइट्स कहां से मिली है, तो वो गुजरात से ही मिली हुई है। गुजरात में धौलावीरा है, यहीं पर है लोथल साइट भी। धौलावीरा की अगर हम लोग बात करें तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की एक ऐसी साइट है जो कि 3 भागों में बंटी हुई थी। बाकी के सारे नगर 2 भागों में बंटे होते थे, लेकिन धौलावीरा एक ऐसी साइट है जो कि 3 भागों में बंटी हुई थी। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक सामने आपको एक मूर्ति दिख रही है जो कि पत्थर की बनी हुई थी। ये जो हमें पुरोहित की मूर्ति, इसको बोला जाता है कि ये पुरोहित हुआ करता था। आप देखिए यहाँ पर पुरोहित को एक शॉल उड़ाई गई है जिसके ऊपर थोड़ी बहुत डिजाइनिंग भी की गई है। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है कि पुरोहित की पत्थर की मूर्ति हमें कहां से मिली है? तो ये जो मूर्ति हम लोगों को मिली है ये मिली है मोहनजोदड़ो से। और ये जो नीचे दिया गया है हमारे पास, ये क्या है? ये है सील्स यानी कि मोहरें हुआ करती थी। और हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के ऊपर अलग अलग चित्र बने होते थे। कहीं पर कोवड़दार बैल होगा, कहीं पर एकश्रृंगी जिसको यूनिकॉर्न बोला जाता है उसका चित्र बना होता था। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती थी ना, वो ज्यादातर बनी होती थी सेलखड़ी पत्थर की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है हमारे पास विशाखादत्त, विष्णु शर्मा, विष्णुगुप्त या वट्टस्वामी। तो इनमें से अगर हम विशाखादत्त की बात करें ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। विशाखादत्त ने कौन सी बुक लिखी है? तो इनकी बुक का नाम है मुद्रा राक्षस। इसके अलावा देवी चंद्र गुप्तम बुक भी इन्होंने लिखी है। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है? पंचतंत्र लिखा है इन्होंने। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था
कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो चाणक्य को बोलते हैं विष्णुगुप्त। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही व्यक्ति के 3 नाम है। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा था तो उन्होंने चाणक्य को ही अपना प्रधानमंत्री बनाया था। और चाणक्य ने ही राजनीति से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा था? ऑप्शन है हमारे पास बंबई, सूरत, देवल या कालीकट। करेक्ट आंसर रहेगा कालीकट। वास्को डी गामा जो था एक पुर्तगाली नाविक था जिसने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। भारत की खोज का मतलब क्या है कि भारत आने का समुद्री रास्ता ढूंढा था इन्होंने। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर सबसे पहले पहुंचा और यहाँ के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत भी किया था। वास्को डी गामा की अगर हम बात करें तो ये 3 बार भारत में आ चुका है और जब ये 3rd टाइम भारत आया था तो उसकी डेथ भी भारत में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गोदावरी या कावेरी? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यमुना। ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। आगरा का ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाई गई सबसे प्रसिद्ध इमारत है जिसे कि उसने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनाया है। देखो ओरिजिनल नेम जो था वो अर्जुमंद बानो बेगम था, लेकिन ये जो अर्जुमंद बानो बेगम थी ये किस नाम से फेमस हुई है? मुमताज के नाम से। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आगरा का ताजमहल मुमताज की याद में बनाया गया है। और अगर हम बात करें कि ताजमहल का डिजाइन किसने बनाया है तो इसका जो वास्तुकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी और इस ताजमहल के प्रधान शिल्पी कौन हुआ करते थे? उस्ताद ईसा खान हुआ करते थे। देखो वैसे तो वास्तुकार जो थे अहमद लाहौरी हुआ करते थे, जबकि कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि ताजमहल के वास्तुकार इटली या वेनिस के जेरोनिमो वेरेनियो हुआ करते थे, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन में क्या होता है? अहमद लाहौरी। दूसरा भी आप नाम याद रखेंगे, इटली के कौन बताए मैंने आपको? जेरोनिमो वेरेनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को कहां से शुरू किया था? ऑप्शन है हमारे पास चंपारण, साबरमती आश्रम, चौरी चौरा या फिर दांडी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी। और कब ये यात्रा शुरू हुई थी? तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ पैदल यात्रा शुरू की और 24 दिनों की यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिले में, कहां पर? दांडी में नमक बनाकर महात्मा गांधी ने कानून तोड़ा, नमक कानून को तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं होता था और नमक के ऊपर टैक्स भी लगाया जाता था। इसी बात के विरोध में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च को। 6 अप्रैल को पहुंच गए गुजरात के नवसारी जिले के दांडी स्थान पर। वहीं पर उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। देखिए महात्मा गांधी ने भारत में 3 बड़े जन आंदोलन शुरू किए हैं। जन आंदोलन का मतलब क्या है कि जो आंदोलन एक बहुत बड़े स्तर पर शुरू किए गए थे। तो ये 3 बड़े जन आंदोलन कौन से आगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसके अलावा महात्मा गांधी की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में तो कौन कौन सी बुक्स थी? एक है लंदन गाइड, सत्य के प्रयोग, ये है महात्मा गांधी की आत्मकथा। हिंद स्वराज बहुत फेमस है, मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। कब लिखा गया था हिंद स्वराज को? 1909 ईस्वी में लिखा गया है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये किसकी बुक्स है? सारी की सारी महात्मा गांधी की। इसके अलावा यंग इंडिया, यंग इंडिया होगा यहाँ पर, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका, ये महात्मा गांधी की पत्रिकाएं हुआ करती थी।
इसके अलावा आपको पता ही है कि महात्मा गांधी को बहुत सारे टाइटल दिए गए हैं, बहुत सारे उपनाम दिए गए हैं। इनको हम महात्मा बोलते हैं, इन्हीं को हम राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। किसने महात्मा गांधी के साथ ये नाम जोड़े, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर हम बात करें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का टाइटल जो दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा महात्मा गांधी को ये महात्मा की उपाधि किसने दी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है, तो ये कहा है विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि महात्मा गांधी को दिए गए हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एपीसी अकेडमी को। थैंक यू।